तो कैसे हैं हमारे प्यारे दोस्तों। आज की इस यूट्यूब सीरीज़ में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन तथा इसके कंपाउंड देखेंगे, यानी कि कार्बन एवं इसको यौगिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम लोग कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर का पूरा अध्ययन करेंगे, शॉर्ट में समराइज़ करेंगे। तो कि ये समराइज़ ही हम लोग कर रहे हैं, ये चूँकि एक ही वीडियो में जल्दी में ख़त्म कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तो इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उसको लेके, यानी ये नहीं कि जो भारी टॉपिक है फिर इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, वैसा नहीं ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बन क्या है। तो चलिए जानते हैं कि कार्बन क्या है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते कार्बन तथा एवं उसके यौगिक पढ़ने में हमको ये जानना होगा कि कार्बन क्या है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है कि कार्बन क्या है। तो ये कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु संख्या 6 है एवं द्रव्यमान संख्या 12 है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ये बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इतना जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग को आता है कार्बन के कार्बन बहुत सा एक क्वेश्चन भी आ जाता है। ये क्वेश्चन के तौर पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन बहुत सारे यौगिक क्यों बनाता है। तो इसका आंसर, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैंने ये मेंशन किया है, इसका आंसर ये है कि कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण न तो इलेक्ट्रॉन दे पाता है और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन साझा करके आबंध का निर्माण करता है। इसीलिए ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में यहाँ लिख कर रखा हुआ है, लेकिन आप इसे आंसर ही समझिए। तो चलिए इस मुहिम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। हाँ, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप लोगों को ये आता है इम्पोर्टेंट सवाल कि कार्बन का प्रूफ क्या है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा और पूछ देगा कि इसका प्रूफ क्या है। जैसे दे देगा हीरा, कार्बन का प्रूफ है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये आप 3 को याद रखेंगे। इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव में देकर आपको पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें एक टर्म आता है कि संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। यानी कि अगर कार्बन में एक बंध हो, अगर कार्बन एक बंध से जुड़ा हो, यानी कि एकल बंध हो किसी यौगिक, कार्बन के किसी यौगिक में, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त कार्बनिक यौगिक या फिर संतृप्त यौगिक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। आगे बढ़ते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ दिया है CH, आज चारों तरफ HH, यानी कि CH4 है। यहाँ क्या है? CH4 है, CH4 का इसमें देख रहे हैं जितना भी एकल बंध है। मैंने यहाँ नोटिस करके आपको यहाँ दिखाया हुआ हूँ कि यहाँ एकल बंध है। इसका मतलब कि अगर कार्बन के किसी यौगिक में एकल बंध रहेगा तो उसे संतृप्त यौगिक हम लोग बोलेंगे। जैसे कि हम मीथेन देख ले रहे हैं, CH4, तो ये एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है आपस में, तो इसे ही संतृप्त यौगिक कहेंगे। यानी कि जितने भी ये एल्केन होते हैं वो सभी संतृप्त यौगिक होते हैं, क्योंकि ये सभी एकल आबंध से ही जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे बोल रहा है असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो इसके देखने के लिए कि असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, तो जस्ट इसके विपरीत है। यदि कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या त्रि आबंध हो तो उस कार्बन यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ हमने दिखाया है कि यहाँ डबल आबंध है और यहाँ ट्रिपल आबंध है। तो यहाँ यानी कि एल्कीन है और एल्काइन है। तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त यौगिक कहे जाते हैं। इसका मतलब एक ही इससे तात्पर्य है, समझिए कि असंतृप्त यौगिक उसे कहेंगे जिस यौगिक में द्विआबंध या फिर त्रिआबंध हो। तो ऐसे यौगिक के असंतृप्त यौगिक कहेंगे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बस देखने के लिए था। इसमें इंपॉर्टेंट एक ऊपर वाला था और नहीं था। अब देखते हैं ये विषम परमाणु किसे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह यौगिकों में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी कि अगर कोई यौगिक है उसमें हाइड्रोजन के हटाकर अगर कोई जो तत्व हम लोग लिख सकते हैं, या कोई भी यौगिक में तत्वों को हटाकर जो परमाणु वहाँ पर डालते हैं उसको विषम परमाणु कहते हैं। जैसे
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ पे लिखा गया है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको आप क्या बोलेंगे, विषम परमाणु, क्योंकि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हटा के वहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या फिर 2 नंबर में, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में इसमें लिखा गया है। और उसके बाद से ये एक आता है, इसका कई बार अब 2 नंबर में पूछा हुआ है कि प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो ये है इसका डिफिनीशन, किसी अणु में मौजूद परमाणुओं या बंधों की विशेष समूह जो कार्बन यौगिक का निर्धारण करता है उसे प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी कि जो कोई भी यौगिक है जिसका उसका सारा गुण वही, जो एक छोटा सा ग्रुप होता है वही डिसाइड करता है, उसे ही प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि हमने दर्शाया गया है कि क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि क्लोरोब्रोमो है। क्लोरोब्रोमो क्या है, ये प्रक्रियात्मक समूह है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक प्रक्रियात्मक समूह किसे कहेंगे, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। तभी तक आप 2 इम्पोर्टेंट पढ़े। लास्ट में मैं टिक लगाऊंगा कि कौन कौन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए आता है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछ सकता है। तो देखते हैं, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बंध का निर्माण करते हैं उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 2 परमाणु हैं, जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं ना, तो इस साझा करने से जो है आबंध बनता है। देखिए जब ये साझा करते हैं तो ऐसे इनके बीच एक आबंध बनता है, जिसको हम लोग ऐसे लकीर की तरह से दिखाते हैं। ये जो आबंध बनता है ना लकीर की तरह, इसे ही हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब ये बढ़िया था, तीसरा इम्पोर्टेंट था, इसका हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट बोलेंगे, इसको इम्पोर्टेंट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ यौगिक का सूत्र है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होता है। जैसे ये है, देखिए एसिटिक एसिड जिसका सूत्र है CH3COOH, क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र है CHCl3, एथेनॉल जिसका सूत्र है CH3COOH, और मीथेन है जिसका सूत्र है CH4। तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आपके जैसे कि जान रहे हैं बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव देता है, आपको 50 मारना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे इम्पोर्टेंट, आपको ये इसके ज़रूर याद रखेंगे। तो ये आगे देखते हैं हम लोग। ये देख चुके हैं, ये अभी देखेंगे थोड़ी देर में। हाँ, अब ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को ये देखना है, चूँकि हम इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण एक ऑब्जेक्टिव आता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। तो हम बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इसका मतलब समझाते हैं कि एल्कीन किसे कहेंगे। एल्केन पहले समझाते हैं कि किसे कहेंगे आप एल्केन। तो अगर किसी यौगिक में कार्बन की जो संख्या है वो हाइड्रोजन की संख्या, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होगी अगर, यानी कि फिर से समझिए, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक होगी तो उसे एल्केन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कार्बन C2, कार्बन 2 हुआ तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, इसमें 2 गुने से 2 अधिक होना चाहिए। यानी कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कार्बन दुगुना का दुगुना क्या इतना हुआ, कार्बन 2 है तो इसका दुगुना कितना हुआ 4, और 4 और 2 से 2 अधिक यानी कि 6, यानी कि C2H6। ये क्या होगा, एल्केन का सूत्र है। ये कौन सा यौगिक है, तो एल्केन है। इसको क्या बोलेंगे, एक एल्केन है। और एल्कीन क्या होगा कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी को हो तो उसे क्या कहेंगे, एल्कीन। यानी कि अगर कार्बन 2 हैं
तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4, यानी कि कार्बन जितने हैं उससे 2 गुना हाइड्रोजन हो तो उसको क्या कहेंगे एल्कीन कहेंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कार्बन आपके पास 3 है C3, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 6, तो C3H6 ये क्या हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं तीसरा एल्काइन किसे कहेंगे। तो जैसे कि सूत्र में आप देख पा रहे हैं कि एल्काइन किसे कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। एल्केन में क्या था कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक, लेकिन वही सेम उल्टा एल्कीन की संख्या 2 गुने से 2 कम, तब इसे आप क्या कहेंगे एल्कीन। देखते हैं एल्कीन इसका एग्जाम्पल, अगर कार्बन आपके पास मान लीजिए 2 है तो एल्कीन कितना होना चाहिए 2 गुने से 2 अधिक, तो इसका 2 गुना कितना हुआ 4, 4 में 2 कम कितना होगा 2, यानी कि C2H2 इसको आप क्या बोलेंगे एल्कीन। तो आप एल्केन एल्कीन एल्काइन के समान सूत्र हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये समझ लिए कि एल्कीन एल्कीन और एल्काइन का डिफिनीशन भी आए तो लिख सकते हैं, हालांकि आता नहीं है, इसका सामान्य सूत्र आता है, तो आप इसको समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि साबुन की प्रक्रिया को समझाइए। ये 5 नंबर में प्रश्न आता है, तो मैं आपको यहाँ फ़िलहाल समझा दे रहा हूँ और आपको इस साइड में 1-2 दूंगा, आपको आंसर लिखा हुआ। तो चलिए समझते हैं। तो ये है आपका, ये जो है ये साबुन में जब झाग बनता है तो ये बनाता है इसका आयनिक एक पार्ट, सोप का एक मॉलिक्यूल है जो कि इस प्रकार दिखाई देता है। और इसमें जो ये पार्ट गोल वाला देख रहे हैं इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं या फिर जलरागी बोलते हैं, कि जो ये जल से घुल मिल जाता है। और ये जो आप ये पूंछ वाला इसका पार्ट देख रहे हैं, ये इसका टेल जो देख रहे हैं पूंछ, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल विरागी होता है, जल से इसको भय लगता है, ये जल से दूर रहता है। तो अब इसको समझेंगे कि ये क्रिया कैसे करता है। तो देखिए ये मान लीजिए कोई ग्रीस या फिर तेल है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं कण, ये क्या करता है जब आप सोप यानी साबुन को आप जब मिलाते हैं झाग बनाते हैं तो ये क्या होता है कि ये ऐसे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और ये एक जो जल विरागी होता है एक जल रागी होता है। तो जो जल रागी होता है चूँकि वो जल से चिपक जाता है, और जो जल विरागी होता है वो किससे चिपकता है, वो जो कि जल से नहीं चिपकता है, वो चिपकता है आपके क्या ग्रीस या फिर तेल से। तो यहाँ जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रीस तेल से कौन सा पार्ट चिपका हुआ है हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि ये जल विरागी है, जल से इसको भय लगता है तो ये उससे चिपका हुआ है। तो ये क्या होगा जब ये इससे चिपक जाता है और ये धीरे धीरे गोलाकार इसकी संरचना बना लेता है और ये जल से चिपकता है। तो जब हम धीरे धीरे इसको जैसे जैसे धोते हैं ये धीरे धीरे चारों तरफ घेर लेता है उस गंदगी या फिर मैल या तेल जो भी होता है उसको, तो धो लेते हैं। और जब उसको पटकते हैं फिर पीटते हैं तो क्या होता है कि ये जल विरागी पार्ट उसको पकड़ लेता है ये, और ये जो जलरागी जो होता है ये जल में रहता है और ये पकड़ लेता है। तो जब धोते हैं जल के साथ तो ये चूँकि इसको पकड़ लेता है और ये जल से सटा रहता है, तो ये जो जल से सटा रहता है ये जल से पकड़े पकड़े बाहर निकल जाता है। और इसको इसी के साथ ये जिसका जल विरागी जो पार्ट अंदर वाला होता है ये मैल को पकड़ा रहता है। तो ये जब जल के साथ जल रागी पार्ट निकलता है तो ये इसको पकड़े रहता है, तो दोनों साथ में निकल जाता है। देखिए जैसे समझाते हैं मैं आपको, ये जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त ये इससे नहीं बोलता है लेकिन आप उससे बोलते हैं। तो ये क्या हुआ ना कि जैसे ये बीच का ये एक माध्यम है, ये जलरागी है और जल विरागी। तो ये जो जल विरागी है ना ये इसका हाथ पकड़ा हुआ है, और ये जो जलरागी है ये आप जल हैं और ये आप इसको पकड़ा हुआ। तो जब आप इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी खींचा जाएगा। ऐसे ही जब हम लोग इसको पटकते हैं तो इसके साथ निकल जाता है। तो ये आप इसका मैकेनिज़्म जान लिए कि कैसे कार्य करता है। इसको आपको आंसर के रूप में लिखना होगा। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख सकते हैं आप इसको लेकर, ठीक है।
और अगला जो इसमें का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसको देखते हैं हम लोग, साबुन और अपमर्जक में अंतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 5 नंबर में आपके बिहार बोर्ड में पूछता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये इसका पहला क्या है कि ये प्रायः वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्या होता है, यह प्रायः एलिकल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। इसको आप याद करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा इसका अंतर क्या है कि ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते हैं, जबकि अपमर्जक क्या होता है, ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़े साफ करते हैं। ये कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं करता है साबुन, लेकिन अपमर्जक कठोर जल में भी और मृदु जल दोनों में कपड़ा साफ करता है। तीसरा इसका अंतर है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इनका क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। और आगे देखते हैं चौथा क्या है। चौथा ये तेल युक्त होते हैं, इसीलिए इनको सफाई का गुण अपमर्जक की तुलना में कम होता है। ये तेल रहित होते हैं, इसीलिए इनका सफाई गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। यानी कि अपमर्जक सफाई अधिक करता है और साबुन सफाई कम करता है। पांचवा इसका अंतर है कि इसके उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके ये 5 अंतर हैं जो कि 5 नंबर में आता है। अगर एक लिखते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा, 5 लिख दिए तो 5 नंबर। तो चलिए इसके साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। और हमको बताना था क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है ये साबुन और अपमर्जक में अंतर। दूसरा आपका जो था ये साबुन की सफाई की प्रक्रिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तीसरा हम चलते हैं आपका ये प्रकार्यात्मक समूह क्या है। और चौथा इम्पोर्टेंट आपका जो सवाल था ये कुछ यौगिकों के नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट था। ये ठीक है, ये भी देख लिए हम लोग। ये एल्केन एल्काइन के सामान्य सूत्र आपको आना चाहिए और इसका प्रक्रिया देख लिए। बस यही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।